तो आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली उपन्यास पर बात करने वाले हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ। जी हाँ। और ये 1882 में आया था। जी हाँ, आनंद मठ। और ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, इसे भारतीय राष्ट्रवाद और जो हमारा आधुनिक साहित्य है उसका एक तरह से आधार माना जाता है। बिल्कुल। और इसकी सेटिंग भी बड़ी दिलचस्प है। 1770 का दशक, बंगाल और वो सन्यासी विद्रोह का बैकग्राउंड। हाँ, इतिहास, देशभक्ति और उसमें हिंदू धार्मिक प्रतीकों का एक बड़ा शक्तिशाली मिश्रण है इसमें। और जाहिर है वंदे मातरम, हमारा राष्ट्रगीत, वो भी तो इसी उपन्यास से हमें मिला है। सही कहा। ये सोचना भी कमाल है कि कैसे एक साहित्यिक रचना राष्ट्रवाद की सुबह बन गई एक तरह से। हाँ, तो कहानी की बात करें अगर, एक अमीर आदमी है महेंद्र। वो अकाल और अंग्रेजों के जुल्म से तंग आकर भाग रहा है अपनी पत्नी कल्याणी और बच्चे के साथ। जी। और फिर वो रास्ते में परिवार से बिछड़ जाता है और उसकी मुलाकात होती है सन्यासियों के एक गुप्त समूह से। संतान कहते हैं उन्हें। हाँ, संतान, जिनके नेता हैं महात्मा सत्यानंद। और उनका मकसद है मातृभूमि को गुलामी से आजाद कराना। बिल्कुल। और यहीं से महेंद्र का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। वो जो एक आराम पसंद अभिजात वर्ग का था, वो एक पक्का क्रांतिकारी बन जाता है। और इसमें कल्याणी का रोल भी है। वो भी जैसे उस वक्त की जो लैंगिक भूमिकाएं थीं, उन्हें कहीं न कहीं चुनौती देती है। हाँ, कुछ हद तक। और फिर उपन्यास आगे बढ़ता है इन सन्यासियों के अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध से। काफी एक्शन है उसमें। तो इसमें जो बड़े थीम्स हैं उन पर आते हैं। राष्ट्रवाद और देशभक्ति तो साफ दिखता है। हाँ, वो तो बिल्कुल केंद्र में है। ये उपन्यास जैसे भारत की आत्मा को जगाने का एक कॉल है। और देश को माँ कहना, हाँ, वो भारत माता वाली बात। जी, वो एक रूपक भी है और उसमें एक रहस्य भी है। और ये भारतीय राष्ट्रीयवादी सोच का, आप कह सकते हैं, एक सेंट्रल आइडिया बन गया। पात्र सचमुच अपनी भारत माँ के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, परिवार, सुख, सब। यानी देश के साथ एक बहुत गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक रिश्ता जोड़ने की कोशिश। और एक और दिलचस्प चीज है आध्यात्मिक सैन्यवाद। ये क्या है? मतलब साधु और योद्धा एक साथ। हाँ, ये बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है। ये जो संतान है वो साधु हैं, तपस्वी हैं, लेकिन वो साथ साथ योद्धा भी हैं, हथियारबंद लड़ाके हैं। अच्छा। तो ये सिर्फ ध्यान करने वाले संत नहीं है जी। ये वो लोग हैं जिनके लिए लड़ाई भी धर्म का हिस्सा है। आध्यात्मिकता और सशस्त्र प्रतिरोध, ये दोनों जैसे जुड़ जाते हैं। उपन्यास का ये एक कोर आइडिया है कि भाई आजादी की लड़ाई में धर्म और देशभक्ति अलग अलग नहीं है। ये तो वाकई एक अलग ही नजरिया है। आध्यात्म और हथियारबंद संघर्ष, और वो माँ के 3 रूपों वाली बात, वो भी बहुत पावरफुल लगती है। हाँ, वो तो शायद सबसे यादगार हिस्सों में से है। माँ की 3 छवियां दिखाते हैं। एक है जगधात्री, जो समृद्धि की देवी हैं। जी, वो जैसे भारत के सुनहरे अतीत, उसके गौरव का प्रतीक हैं। फिर हैं काली, विनाश की देवी। वो वर्तमान की उथल पुथल दिखाती हैं। बिल्कुल, जो उस समय की अराजकता थी, गुलामी थी, उसको दर्शाती हैं। और फिर तीसरी हैं दुर्गा, शक्ति और नवीनीकरण की देवी, यानी भविष्य की उम्मीद, पुनरुत्थान। हाँ, जैसे ये संकेत कि देश फिर से उठेगा, शक्तिशाली बनेगा। ये जो त्रिमूर्ति है, जगधात्री, काली, दुर्गा, ये जैसे भारत के गौरव, उसके पतन और फिर उसके पुनर्जन्म के पूरे सिविलाइजेशनल साइकिल को दिखाता है। ये बहुत सिंबॉलिक है। और भविष्य को दुर्गा के रूप में देखना, शक्ति के रूप में, ये क्या सिर्फ एक उम्मीद थी या एक तरह का दावा कि ऐसा होगा ही? इसे आप एक शक्तिशाली आशा और संकल्प की तरह देख सकते हैं। ये सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग नहीं है, बल्कि एक कॉल टू एक्शन है कि दुर्गा की शक्ति को जगाना है, भविष्य बनाना है। और यहीं से वंदे मातरम जुड़ता है। हाँ, वंदे मातरम। इस भजन ने, इस गीत ने उपन्यास को सिर्फ लिटरेचर नहीं रहने दिया, ये एक नेशनल टेक्स्ट बन गया। इसमें भारत को एक पूजनीय माँ की तरह दिखाया गया है, जिसकी पूजा करनी है, जिसे आजाद कराना है। और ये गीत फिर क्रांतिकारियों का नारा बन गया, स्वदेशी आंदोलन में, फिर बाद में भी। बिल्कुल, युद्ध घोष बन गया था एक तरह से। लेकिन हर बड़ी रचना की तरह आनंद मठ की भी अपनी आलोचनाएं हैं, उस पर भी बात करनी जरूरी है। हाँ, जरूर। और ये आलोचनाएं भी अहम है। एक मुख्य आलोचना है इसके धार्मिक पुट को लेकर। कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि उपन्यास का झुकाव हिंदू राष्ट्रवाद की तरफ कुछ ज्यादा है। अच्छा, मतलब ये कि इसमें मुसलमानों और शायद दूसरे समुदायों को थोड़ा हाशिए पर दिखाया गया है, ऐसा कुछ आलोचकों का मानना है। अब देखिए, कहानी का जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड है
वो मुस्लिम शासकों और फिर अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू प्रतिरोध का है। हाँ, ये तो है। लेकिन बहस इस बात पर होती है कि क्या ये चित्रण अनजाने में ही सही, पर क्या ये सांप्रदायिक दूरियों को हवा देता है? यहाँ ये बताना जरूरी है कि हम सिर्फ जो स्रोत सामग्री में विचार है वो बता रहे हैं, हमारा अपना कोई पक्ष नहीं है इस पर। हाँ, ये समझना जरूरी है, ये एक जटिल मुद्दा है। और लैंगिक भूमिकाओं के बारे में क्या? शांति का किरदार है इसमें, एक महिला योद्धा, वो तो काफी प्रोग्रेसिव लगता है। हाँ, शांति का किरदार वाकई काफी आगे का है उस समय के हिसाब से। लेकिन फिर भी कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि ओवरऑल उपन्यास कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक सोच को ही मजबूत करता है। कैसे? कि अक्सर जो महिला पात्र हैं वो किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए, जो अक्सर पुरुषों द्वारा ही तय किया गया लक्ष्य है, अपनी व्यक्तिगत खुशियों की कुर्बानी देती हुई दिखती हैं। एक और छोटी आलोचना ये भी है कि अंग्रेज किरदारों को ज्यादा डेवलप नहीं किया गया, वो बस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए विलन जैसे हैं। अच्छा, मतलब उनमें गहराई नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा। खैर, इन आलोचनाओं के बावजूद इसका जो असर रहा है वो तो जबरदस्त है। इसे आधुनिक भारतीय साहित्य की नींव का पत्थर मानते हैं। बिल्कुल। इसने कितने ही क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी, श्री अरबिंदो, भगत सिंह और भी बहुत सारे। वंदे मातरम हमारे राष्ट्रगीत का हिस्सा बना। और इस पर फिल्में भी बनी। वो 1952 वाली हिंदी फिल्म काफी मशहूर हुई थी। हाँ, तो कुल मिलाकर आनंद मठ सिर्फ एक नॉवल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जैसे पौराणिक कथाओं में लिपटा हुआ राष्ट्रवाद का एक मैनिफेस्टो है, जो आध्यात्मिक जुनून को एक राजनीतिक विजन से जोड़ता है। और इसने उस वक्त औपनिवेशिक भारत में भारतीय पहचान को गढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हाँ, और आज के पाठक शायद इसे ज्यादा आलोचनात्मक नजर से देखें, खासकर जब हम धार्मिक बहुलवाद या बदली हुई लैंगिक सोच की बात करते हैं। लेकिन इसकी जो इमोशनल पावर है और जो इसके विचारों का असर है वो आज भी गहरा है। सही कहा। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक लिटरेरी वर्क, साहित्य का एक काम, नेशनल कॉन्शियसनेस को, राष्ट्रीय चेतना को इतना ज्यादा प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल। और आज के दौर में जब हम पहचान, राष्ट्रवाद, इन सब मुद्दों पर लगातार सोचते रहते हैं, बहस करते हैं, तो ऐसी कहानियों की क्या प्रासंगिकता हो सकती है, ये भी सोचने वाली बात है।